ऐसा होना मुमकिन है कि सहादत हसन मर जाए और मंटो जिंदा रहे। आवाज द वॉइस लेकर आया है आपके लिए स्टोरी वाला, कहानियां जो छू जाएं दिल को। स्टोरी वाला सीजन 2 में सुनिए ओनिका माहेश्वरी के साथ मंटो के अफसाने। उधर से मुसलमान और इधर से हिंदू अभी तक आ जा रहे थे। कैंपों के कैंप भरे पड़े थे, जिनमें ज़रब उल मिस्ल के मुताबिक तिल धरने के लिए वाकई कोई जगह नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद उनमें ठूसे जा रहे थे। गल्ला नाकाफी है, हिफ्ज़ान सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं, बीमारियां फैल रही हैं। इसका होश किसको था? एक इफ़रात और तफरीत का आलम था। सन 48 का आगाज़ था, गालिबन मार्च का महीना। इधर और उधर दोनों तरफ राजकारों के ज़रिए से मंगविया औरतों और बच्चों की बरामदगी का मुस्तहसन काम शुरू हो चुका था। सैकड़ों मर्द, औरतें, लड़के और लड़कियां इस कार खैर में हिस्सा ले रही थी। मैं जब उनको सरगर्म अमल देखता तो मुझे बड़ी तकल्लुफ़ होती। यानी खुद इंसान की बुराइयों के आसार मिटाने की कोशिश में मसरूफ़ था। जो इस्मतें लुट चुकी थीं उनको मज़ीद लूट खसूट से बचाना चाहता था। किस लिए? इसलिए कि उसका दामन मज़ीद धब्बों और दागों से आलूदा ना हो, या फिर इसीलिए कि वो जल्दी जल्दी अपनी खून से लिथड़ी हुई उंगलियां चाट ले और हम अपने हम जिन्सों के साथ दस्तरखां पर बैठकर रोटी खाएं। इसलिए कि वो इंसानियत का सुई धागा लेकर जब तक दूसरे आंखें बंद किए हैं इस्मतों के चाक रफू कर दे। कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उन रज़ाकारों की जद्दोजहद फिर भी काबिले कद्र मालूम होती थी। उनको सैकड़ों दुश्वारियों का सामना करना पड़ता था। हजारों खेड़के थे जो उन्हें उठाने पड़ते थे, क्योंकि जिन्होंने औरतें और लड़कियां उठाई थी सीमाप पा थे। आज इधर कल उधर, अभी इस मोहल्ले में अभी उस मोहल्ले में, और फिर आसपास के आदमी भी उनकी मदद नहीं करते थे। अजीब अजीब दास्तानें सुनने में आती थी। एक लिहाजा अफसर ने मुझे बताया कि सहारनपुर में 2 लड़कियों ने पाकिस्तान में अपने वालिदैन के पास जाने से इनकार कर दिया। दूसरे ने बताया कि जब जालंधर में ज़बरदस्ती हमने एक लड़की को निकाला तो काबिज के सारे खानदान ने उसे यूं अलविदा कहा जैसे वो उनकी बहू है और किसी दूर दराज सफ़र पर जा रही है। कई लड़कियों ने रास्ते में वालिदैन के खौफ से खुदकुशी कर ली। बाज़ सदमों की ताब न लाकर पागल हो चुकी थी। कुछ ऐसी भी थीं जिनको शराब की लत पड़ चुकी थी। उनको प्यास लगती तो पानी के बजाय शराब मांगती और नंगी नंगी गालियां बकती। मैं उन बरामद की हुई लड़कियों और औरतों के मुतालिक सोचता तो मेरे जहन में सिर्फ फूले हुए पेट उभरते। इन पेटों का क्या होगा? इनमें जो कुछ भरा है इसका मालिक कौन है? पाकिस्तान या हिंदुस्तान? और वो 9 महीनों की बार बर्दारी, उसकी उजरत पाकिस्तान अदा करेगा या हिंदुस्तान? क्या ये सब जालिम फितरत ये वही खाते में दर्ज होगा? मगर क्या इसमें कोई खफा खाली रह गया है? बरामदा औरतें आ रही थी, बरामदा औरतें जा रही थी। मैं सोचता था कि ये औरतें मंगविया क्यों कहलवाई जाती थी। इन्हें इगवा कब किया गया? इगवा तो एक बड़ा रोमांटिक फेल है जिसमें मर्द और औरतें दोनों शरीक होते हैं। ये तो एक ऐसी खाई है जिसको फानने से पहले दोनों रूहों के सारे तार झंझना उठते हैं। लेकिन ये इगवा कैसा है कि एक निहत्ती को पकड़कर कोठरी में कैद कर लिया। लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि मंतिक, इस्तिदलाल और फ़लसफ़ा बेकार चीज़ें थी। उन दिनों जिस तरह गर्मियों में भी दरवाजे और खिड़कियां बंद करते सोते थे, उसी तरह मैंने भी अपने दिलो दिमाग की सब खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए थे। हालांकि उन्हें खुला रखने की ज़्यादा ज़रूरत उस वक्त थी, लेकिन मैं क्या करता? मुझे कुछ नहीं सूझता था। बरामदा औरतें आ रही थी, बरामदा औरतें जा रही थी। ये दरआमद और बरामद जारी था, तमाम ताज़िराना खुसूसियात के साथ, और सहाफ़ी, अफसाना निगार और शायर अपने कलम उठाए शिकार में मसरूफ़ थे।
लेकिन अफसानों और नज़मों का एक सैलाब था जो उमड़ा चला आ रहा था। फिल्मों के कदम उखड़ उखड़ कर जाते थे, इतने से थे कि कब सब बौखला गए थे नहीं पता। एक लिहाजा अफसर मुझसे मिला, कहने लगा, तुम क्यों गुमसुम रहते हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उसने मुझे एक दास्तान सुनाई। मंगवियां औरतों की तलाश में हम मारे मारे फिरते हैं, एक शहर एक गांव से दूसरे गांव, फिर तीसरे गांव, फिर चौथे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बड़ी मुश्किलों से गौहरे मकसूद हाथ आता है। मैंने दिल में कहा, कैसे गौहर गौहरे नासुफ्ता या सुफ्ता। तुम्हें मालूम नहीं हमें कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैं तुम्हें एक बात बतलाने वाला था। हम बॉर्डर के उस पार सैकड़ों फेरे कर चुके हैं। अजीब बात है कि मैंने हर फेरे में एक मुसलमान बुढ़िया को देखा। अधेड़ उम्र की थी। पहली मर्तबा मैंने उसे जालंधर की बस्तियों में देखा। परेशान हाल, माउफ दिमाग, वीरान वीरान आंखें, गर्दो गुब्बार से अटे हुए बाल, फटे हुए कपड़े। उसे तन का होश था न मन का, लेकिन उसकी निगाहों से यह साफ जाहिर था कि किसी की तलाश में है। मुझे बहन ने बताया कि ये औरत सदमे के बाइस पागल हो गई है। पटियाला की रहने वाली है। उसकी एक लौती लड़की थी जो उसे नहीं मिलती। हमने बहुत जतन किए हैं उसे ढूंढने के लिए, मगर नाकाम रहे हैं। गालिबन बलवों में मारी गई है, लेकिन ये बुढ़िया नहीं मानती। दूसरी मर्तबा मैंने उस पगली को सहारनपुर के लारियों के अड्डे पर देखा। उसकी हालत पहले से कई ज्यादा अबतर और खस्ता थी। उसके होठों पर मोटी मोटी पपड़ियां जमी हुई थी। बाल साधुओं के से बने थे। मैंने उससे बातचीत की और चाहा कि वो अपनी मोहूम तलाश छोड़ दे। चुनांचे मैंने उससे बहुत संग दिल बनकर कहा, माई, तेरी लड़की कत्ल कर दी गई थी। पगली ने मेरी तरफ देखा, कत्ल? नहीं। उसके बाद लहजे में फौलादी तयक्कुन पैदा हो गया। उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। और वो चली गई अपनी मोहूम तलाश में। मैंने सोचा, एक तलाश और फिर मोहूम। लेकिन पगली को क्यों इतना यकीन था कि उसकी बेटी पर कोई कृपाण नहीं उठा सकती, कोई तेज धार या छुरा उसकी गर्दन की तरफ नहीं बढ़ा सकता? क्या वो अमर थी या उसकी ममता अमर थी? ममता तो खैर अमर होती है, पर क्या वो अपनी ममता ढूंढ रही थी? क्या उसने उसे कहीं खो दिया? तीसरे फेरे पर फिर मैंने उसे देखा। अब वो बिल्कुल चिथड़ों में थी, करीब करीब नंगी। मैंने उसे कपड़े दिए, लेकिन उसने कबूल न किए। मैंने उससे कहा, माई, मैं सच कहता हूँ, तेरी लड़की पटियाला ही में कत्ल कर दी गई थी। उसने फिर उसी फौलादी तयक्कुन के साथ कहा, तू झूठ कहता है। मैंने उससे अपनी बात मनवाने की खातिर कहा, नहीं, मैं सच कहता हूँ, काफ़ी रो पीट लिया है तुमने। चलो मेरे साथ, मैं तुमको पाकिस्तान ले चलूँगा। उसने मेरी बात न सुनी और बड़बड़ाने लगी। बड़बड़ाते बड़बड़ाते वो एकदम चौंकी। अब उसके लहजे में तयक्कुन फौलाद से भी ज़्यादा ठोस था। नहीं, मेरी बेटी को कोई कत्ल नहीं कर सकता। मैंने पूछा, क्यों? बुढ़िया ने हौले हौले कहा, वो खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि उसे कोई कत्ल नहीं कर सकता, उसे तमाचा तक नहीं मार सकता। मैं सोचने लगा, क्या वाकई वो इतनी खूबसूरत है? हर माँ की आंखों में उसकी औलाद चंदे आफताब और चंदे महताब होती है, लेकिन हो सकता है कि वो लड़की दर हकीकत खूबसूरत हो। मगर इस तूफान में कौन सी खूबसूरती है जो इंसान के खुरदुरे हाथों से बची है? हो सकता है पगली इस ख्याल खाम को धोखा दे रही हो। फरार के लाखों रास्ते हैं। दुख एक ऐसा चौक है जो अपने गिर्द लाखों बल्कि करोड़ों सड़कों का जाल बुन देता है। बॉर्डर के उस पार कई फेरे हुए। हर बार मैंने उस पगली को देखा। अब वो हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, बिनाई कमज़ोर हो चुकी थी, टटोल कर चलती थी, मगर उसकी तलाश जारी थी, बड़ी शदोमत से। उसका यकीन उसी तरह मुस्तहकम था कि उसकी बेटी जिंदा है, इसीलिए कि उसे कोई मार नहीं सकता। बहन ने मुझसे कहा कि उस औरत से मगजमारी फजूल है,
اس کا دماغ چل چکا ہے. بہتر یہی ہے کہ تم اسے پاکستان لے جاؤ اور پاگل خانے میں داخل کرا دو. میں نے مناسب نہ سمجھا کہ میں اس کی موہوم تلاش جو اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی، میں اس سے چھیننا نہیں چاہتا تھا. میں اسے ایک فصیح و عریض پاگل خانے سے، جس میں وہ میلوں کی مسافت طے کر کے اپنے پاؤں کے آبلوں کی پیاس بجھا سکتی تھی، اٹھا کر ایک مختصر سی 4 دیواری میں قید کرانا نہیں چاہتا تھا. آخری بار میں نے اسے امرتسر میں دیکھا. اس کی شکستہ حالی کا یہ عالم تھا کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے پاکستان لے جاؤں گا اور پاگل خانے میں داخل کرا دوں گا. وہ فرید کے چوک میں کھڑی اپنی نیم اندھی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. چوک میں کافی چہل پہل تھی. میں بہن کے ساتھ ایک دکان پر بیٹھا ایک منگویا لڑکی کے متعلق بات چیت کر رہا تھا، جس کے متعلق ہمیں یہ اطلاع ملی تھی کہ وہ بازار سبونیا میں ایک ہندو بنیے کے گھر موجود ہے. یہ گفتگو ختم ہوئی تو میں اٹھا کہ اس پگلی سے جھوٹ سچ کہہ کر اسے پاکستان جانے کے لیے آمادہ کروں کہ ایک جوڑا ادھر سے گزرا. عورت نے گھونگھٹ کاڑا ہوا تھا، چھوٹا سا گھونگھٹ. اس کے ساتھ ایک سکھ نوجوان تھا، بڑا چھیل چھبیلا، بڑا تندرست اور تیکھے تیکھے نقشوں والا. جب یہ دونوں اس پگلی کے پاس سے گزرے تو نوجوان ایک دم ٹھٹک 2 قدم پیچھے ہٹ کر عورت کا ہاتھ پکڑ لیا. کچھ اس اچانک طور پر کہ لڑکی نے اپنا چھوٹا سا گھونگھٹ اٹھایا. لٹھے کی دھلی ہوئی سفید چادر کے چوکٹے میں مجھے ایک ایسا گلابی چہرہ نظر آیا جس کا حسن بیاں کرنے سے میری زبان عاجز ہے. میں ان کے بالکل پاس تھا. سکھ نوجوان نے اس حسن و جمال کی دیوی سے اس پگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سرگوشی میں کہا، تمہاری ماں. لڑکی نے ایک لہجے کے لیے پگلی کی طرف دیکھا اور گھونگھٹ چھوڑ لیا اور سکھ نوجوان کا بازو پکڑ کر بھیچے ہوئے لہجے میں کہا، چلو. اور وہ دونوں سڑک سے ادھر ذرا ہٹ کر تیزی سے آگے نکل گئے. پگلی چلائی، بھاگ بھری بھاگ بھری. وہ سخت مضطرب تھی. میں نے پاس جا کر پوچھا، کیا بات ہے مائی؟ وہ کانپ رہی تھی. میں نے اس کو دیکھا ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے. میں نے پوچھا، کسے؟ اس کے ماتھے کے نیچے 2 گڈھوں میں اس کی آنکھوں کے بے نور ڈھیلے ٹپک رہے تھے. اپنی بیٹی کو، بھاگ بھری کو. میں نے پھر سے کہا، وہ مر کھپ چکی ہے مائی. اس نے چیخ کر کہا، تم جھوٹ کہتے ہو. میں نے اس مرتبہ اس کو پورا یقین دلانے کی خاطر کہا، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مر چکی ہے. یہ سنتے ہی وہ پگلی چوک میں ہی ڈھیر ہو گئی.